बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंजाब का उत्थान और विलय। पंजाब का उत्थान किस तरह से हुआ और अंग्रेजी साम्राज्य में इसका विलय कब हुआ। तो हम ये देखेंगे कि मुगल शासकों के अत्याचार के खिलाफ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्म को सैनिक रूप में परिवर्तित कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर और सिंध के प्रांत छीन लिए थे, किंतु अफगानों का इन राज्यों पर अधिकार स्थायी न रह सका और पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, जिसमें सिखों को अपने अब छोटे छोटे राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब छोटे छोटे 12 राज्य में विभक्त हो गया, या हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे 12 राज्य स्थापित हो गए। ये सिख राज्य उस समय मिसल कहलाते थे। प्रत्येक मिसल एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र थी। कालांतर में रणजीत सिंह ने इन सिख मिसलों को एक शक्ति के रूप में संगठित कर दिया। अब हम देखेंगे रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक इनका शासनकाल रहा। रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल में हुआ 2 नवंबर 1870 में। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इनके पिता महासिंह थे। 12 वर्ष की अवस्था में ही पिता की मृत्यु होने पर ये सुकरचकिया मिसल के सरदार मनोनीत किए गए। इस समय सिखों की विभिन्न मिसलों में आपस में संघर्ष चल रहा था। केवल 5 शक्तिशाली थी: सुकरचकिया, कन्हैया, नकाई, आहूवालिया और भांगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भांगी मानी जाती थी। भारत पर अफगानिस्तान के शासक जमना शाह के आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में रणजीत सिंह पंजाब के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे। किंतु उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व व योग्यता के बल पर धीरे धीरे अपना उत्कर्ष किया। इनके शासनकाल में जमना शाह द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया गया। रणजीत सिंह के नेतृत्व में इस आक्रमण को विफल किया गया। अब हम देखेंगे रणजीत सिंह का अंग्रेजों से किस तरह का संबंध रहा और उन्होंने उनसे किस तरह की संधियां संपन्न की। रणजीत सिंह सतलज के दक्षिण के सिख राज्यों को अपने नियंत्रण में करना चाहता था। अंग्रेज भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इन सिख राज्यों ने अंग्रेजों से संरक्षण की मांग की। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को अप्रसन्न करना उचित नहीं समझा, अतः दोनों के मध्य एक संधि संपन्न हुई, जो अमृतसर की संधि के नाम से जानी गई। ये संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई। अब हम देखेंगे इसमें अमृतसर की संधि की शर्तें क्या थी। दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता बनाए रखेंगे। कंपनी ने वचन दिया कि वो होलकर को अमृतसर से 30 कोस दिल्ली की ओर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की स्वतंत्र शासक स्वीकार किया। पूर्व की ओर सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की सीमा मान लिया गया। सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रणजीत सिंह को खुली छूट दे दी गई।
और इन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया। कोई भी सतलज के किनारे पर अधिक सेना नहीं रख पाएगा। इस तरह ये अमृतसर की संधि संपन्न हुई। अब हम देखेंगे सिख आंग्ल संबंध 1809 से लेकर और रणजीत सिंह की समाप्ति तक, मृत्यु तक, अर्थात 1839 तक। तो इसको हमने 3 चरणों में विभक्त किया है। प्रथम चरण हम मानते हैं 1809 से 1812 तक। दूसरा चरण माना जाता है 1812 से 1828 तक और तीसरा चरण माना जाता है 1828 से 1839 तक। अब हम देखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण जो रहा 1809 से 1812 तक, इस दौरान सिखों अर्थात रणजीत सिंह और अंग्रेजों के संबंध किस तरह के रहे। हमने अमृतसर की संधि पढ़ी। चूंकि ये संधि रणजीत सिंह के द्वारा की गई, परंतु रणजीत सिंह के लिए ये सम्मानजनक नहीं थी। इसके बाद वो 30 साल तक जीवित रहा। एक संगठित सिख राज्य की स्थापना के उद्देश्य में असफल होने पर उसने लाहौर के पश्चिम और उत्तर में अपने राज्य का विस्तार किया। आरंभ में संबंध अंग्रेजों के और सिखों के मधुर नहीं थे। दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना रखते थे। 1809 में कांगड़ा जीता गया। 1812 में सतलज नदी के पश्चिम में विस्तार किया गया। दोनों के संबंधों में सुधार होने लगा। दूसरा चरण हम देखते हैं 1812 से 1828 तक। इस समय 1812 ईस्वी के बाद जब होलकर और अन्य मराठा सरदारों ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। 1813 में अटक पर अधिकार किया गया। 1814 में नेपाल और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। नेपाल के शासक और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। नेपाल के राजा ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी, परंतु उन्होंने सहायता देने से इनकार किया। 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया। 1819 में कश्मीर को जीता गया। 1820 और 21 में डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां तथा लेह को जीत लिया गया। इन सब विजयों में अंग्रेजों ने किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई। अब हम देखेंगे तीसरा चरण 1828 से 1839 तक। 1828 के बाद उसने सिंध की ओर बढ़ने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने उनके इस इरादे को पसंद नहीं किया। इस पर भी उन्होंने अंग्रेजों से मित्रता निभाते हुए किसी प्रकार की अप्रसन्नता का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो उनसे नाराज रहे। कुछ अन्य मामलों को लेकर भी दोनों में नाराजगी बनी रही। 1834 में अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। एक अंग्रेज सैनिक ने कहा, लाहौर केवल 40 मील दूर है तथा हमारे और लाहौर के बीच में केवल सतलज नदी है जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। 1838 में यद्यपि उन्होंने अंग्रेजों को प्रसन्न रखने के लिए त्रिगुट संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्होंने प्रथम अफगान युद्ध के अभियान में अंग्रेजों को सक्रिय सहायता नहीं दी। उन्होंने अपने प्रदेशों में से अंग्रेजी सेना को जाने की इजाज़त भी नहीं दी। इस तरह बच्चों हमने देखा रणजीत सिंह के शासनकाल में किस तरह अंग्रेजों और रणजीत सिंह के संबंध रहे।
एक अमृतसर की संधि संपन्न हुई और अंग्रेजों के साथ मिलकर त्रिपुट संधि पर हस्ताक्षर किए। अब हम अगला जो क्लास होगी आपकी उसमें देखेंगे रणजीत सिंह का प्रशासन, कि रणजीत सिंह द्वारा किस तरह से केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, भू राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, करों के संचालन को किस तरह से व्यवस्थित किया, वो विस्तार से देखेंगे।